हाँ भाई, ये हम ये चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर आज। बात करें यार एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में याद करने वाला चीज़ ज़्यादा है और एज़ कम्पेयर टू न्यूमेरिकल कम पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आता है इसमें। जैसे कि यहाँ पे क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर से हर एग्जाम में हर क्वेश्चन आ जाता है। तो हम इसको रिवाइज करेंगे, देखते हैं कितना देर लगता है इसमें रिवाइज करने में। और अगर ये चैप्टर अच्छा से कंप्लीट किया है ना भाई, तो बात मानो कि मॉडर्न फिजिक्स, जो फिजिक्स का क्लास 12th का सिलेबस चैप्टर है, उसमें बहुत इजी तुमको समझ में आने वाला है सब चीज़। तो ये चैप्टर और मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर बहुत ही इंटर रिलेटेड है, तो इसको देखना यार ध्यान से। अब बात करते हैं मॉडर्न, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम डिस्कवरी के बारे में सब चीज़ पढ़ेंगे कि कौन किसने क्या चीज़ डिस्कवर किया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यार कि डिस्कवर क्या हुआ था। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। इलेक्ट्रॉन कौन डिस्कवर किया था? थॉमसन्स ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर दिया था। इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर किया था थॉमसन्स, ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक कैथोड प्लेट होता है, एक एनोड प्लेट होता है, और हाई वोल्टेज रखा जाता है। हाई वोल्टेज रखा जाता है और एक ट्यूब के अंदर में यहाँ से हाई वोल्टेज अगर स्विच ऑन करोगे तो यहाँ से कैथोड रे निकलना शुरू होता है। और ये परफोरेटेड के थ्रू ये तुम्हारा मेटल प्लेट पे जाके गिरता है और यहाँ पे कोटिंग किया हुआ रहता है, जिंक सल्फाइड का कोटिंग रहता है, और ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे फ्लोरेसेंट चमकता है यहाँ पे, तो हमको पता चलता है कि ये बीम ऑफ रे जो है ये इधर से इधर आ रहा है, ना कि इधर से इधर जा रहा है। तो और ये क्या करता है, ये इनविजिबल होता है, ये दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में, और ये साथ में प्रोड्यूस करता है हीटिंग एंड मैकेनिकल इफेक्ट को भी प्रोड्यूस करते जाता है। तो जैसे कि हमको ये कैसे पता चला कि ये मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है या नहीं करता है, तो यहाँ पे कोई फैन लगा दो या रोटेटर लगा दो, तो रोटेटर लगा दोगे तो ये मूव करने लग जाता है, तो इससे पता चलता है कि ये मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। और ये कंसिस्ट करता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, ठीक है ना। ये ओरिजिनली इसको बोलते हैं नेगेट्रॉन्स, ये नेगेट्रॉन्स, इसका नाम है नेगेट्रॉन्स, ठीक है ना। इसका की पॉइंट्स क्या है, स्पेसिफिक चार्ज जो होता है ना, ये स्ट्रिक्टली इंडिपेंडेंट होता है गैस जो यूज़ कर रहे हैं हम इस ट्यूब में। इस ट्यूब में जितना सारा गैस को यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो इंडिपेंडेंट होता है कि E/M रेशियो से, ठीक है ना। E/M रेशियो स्पेसिफिक चार्ज को बोलते हैं। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन का डिस्कवरर कौन है? इसका गोल्डस्टीन एक नाम का साइंटिस्ट है, वो डिस्कवर किया था इसको, प्रोटॉन्स का डिस्कवरी का। और ये कैसे डिस्कवर हुआ था? कैनाल रे एक्सपेरिमेंट से इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया गया कि ये एनोड रे ही हैं। तो इसको एनोड रे का नाम है एनोड और कैनाल रे, जो कि गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया था। और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ट्रैवल करता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे कि हम बात किए, ये अगर ऐसे मूव करता है कैथोड से एनोड, तो ये एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते जाएगा। और इसका की पॉइंट है, अनलाइक कैथोड रे देयर E/M रेशियो डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ गैस। तुम यहाँ पे नेचर ऑफ गैस क्या रखे हो, इस पे डिपेंड करता है ये कि इसका E/M रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम जो E/M रेशियो आता है वो हाइड्रोजन गैस, अगर तुम इसमें पुट कर दोगे ना, पूरा ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भर दोगे, तो जाके तुम्हारा ये E/M रेशियो मैक्सिमम आ जाता है, और ये हाई वोल्टेज में तुम्हारा ये ऑपरेट होता है सिस्टम। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। एयर जो होता है वो टिपिकली तो इंसुलेटर होता है, बट ये कंडीशन है, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है हाई वोल्टेज और लो प्रेशर में। जैसे कि बात करें तो एयर जो होता है इंसुलेटर ही होता है, ऑब्वियस से बात है यार। जब ये हाई करंट वायर लाइन जाता है तो वो इंसुलेटर ही है, तभी तो करंट नहीं कंडक्ट हो पा रहा है एयर के थ्रू। नहीं तो अगर होता तो मानो तो सब जगह करंट फैल जाता। तो यही, अगर हाई वोल्टेज है और लो प्रेशर कर दो, कंडीशन दे दो, तो तुम्हारा एयर भी बिहेव करने लग जाता है कंडक्टर की तरह। अब बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में। फंडामेंटल पार्टिकल्स ये क्या होता है? जैसे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और ये और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स खोजा जा चुका है। लेकिन जो पुराने हम लोग जो पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इससे भी फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम्स में प्रेजेंट है। क्वार्क्स, एंटी क्वार्क करके नाम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है यही हम लोग के लिए। इसका डिस्कवरर का नाम होता है, जो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कौन किया था? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था थॉमसन्स। और इसका चार्ज कितना होता है? चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इसका मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ग्राम में कन्वर्ट कर लेना यार, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज जो होता है E/M रेशियो को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ये कितना होता है? 1.75 × 10⁻11 कूलम पर kg होता है,
ठीक है। अब प्रोटॉन्स का बात करते हैं। प्रोटॉन जो होता है इसका डिस्कवरर है गोल्डस्टीन, ठीक है ना, और इसका चार्ज जो होता है प्लस में होता है सेम एज इट इज इलेक्ट्रॉन, सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास जो होता है इसका 1.6 इंटू 10⁻27 होता है, ठीक है ना, केजी में। एक सेकेंड रुकना। तो चलो आगे बात करते हैं स्पेसिफिक चार्ज के बारे में। स्पेसिफिक चार्ज जो होता है ये वेरी करते रहता है, क्योंकि ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है कि तुम ट्यूब में कौन सा गैस भरे हो। हाइड्रोजन के अलावा दूसरा लोगे तो तुम्हारा E/m रेशियो चेंज हो जाएगा, मतलब वेरिएबल होता है इसका E/m रेशियो। ये डिपेंड करता है कौन सा गैस तुम ट्यूब के अंदर में फिल किए हो। अगर हाइड्रोजन है तो मैक्सिमम E/m रेशियो आता है। न्यूट्रॉन का बात करें तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है। इसका जो डिस्कवरर है इसका चैडविक था, और इसमें जो चार्ज होता है वो 0 के बराबर होता है क्योंकि न्यूट्रल है। इसका जो मास होता है अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है इसी के बराबर, प्रोटॉन के बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और इसका स्पेसिफिक चार्ज 0 होता है। क्यों होता है 0? क्योंकि ये तो चार्ज 0 है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुआ कैसे, किया कैसे और कौन किया। तो हम बात कर लिए यहाँ, जेम्स चैडविक था, वो आइसोलेट्स किया न्यूट्रॉन्स को बाय बॉम्बार्डिंग बेरिलियम एटम्स विद अल्फा पार्टिकल्स। जैसे कि एक बेरिलियम का एटम्स लिया और उसमें अल्फा पार्टिकल्स हाई स्पीड से बम्बार्ड किया, तो यहाँ से न्यूट्रॉन रिलीज हो गया। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, उसमें पढ़ते हैं जब भी कोई रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं जब भी कोई अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया जाता है कोई भी एटम्स पे, तो वहाँ से निकलता है कोई भी बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी न्यूट्रॉन निकल गया, तो यहीं से ये पता लग गया कि इसका ये न्यूट्रॉन है। और न्यूट्रॉन पता कैसे लगा? क्योंकि ये डिफ्लेक्ट नहीं करता है ना, चार्ज इसका 0 है, तो इसके कारण ये डिफ्लेक्शन 0 करता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक चार्ज हायरार्की के बारे में, मतलब स्पेसिफिक चार्ज का क्या ऑर्डर होता है। ये पूछ चुका है एग्जाम में कि बता दो किसका सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक चार्ज होता है। स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का होता है, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन्स, ये याद रखना। अब बात करते हैं चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है। ये कैसे पता चला? मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है, करंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर है, उसी में ये मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट्स दे रखा है। और इसमें जो ये पता चला था कि जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड नेचर का होता है, मतलब Q जो होता है वो प्लस माइनस एनी का इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, 1 2 3 4 इस प्रकार से होगा, ना ही फ्रैक्शन नहीं हो सकता है ये, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल प्रूव कर दिया ये कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है। अब बात करते हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि नोट रेडियो एक्टिविटी जो अल्फा पार्टिकल अल्फा रे जो होता है, अल्फा रे हीलियम से थ्रू होता है, और बीटा रे जो होता है बीटा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है। गामा रे जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन के थ्रू होता है। जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑर्बिट को छोड़ के, तो वहाँ से कोई एमिट होता है एनर्जी, और वही जो होता है वो गामा रे होता है, ठीक है ना। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हाफ ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल का हाफ ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडल्स के बारे में। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मॉडल्स है ना, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो सबसे पहला मॉडल हम पढ़ते हैं थॉमसन्स का मॉडल। थॉमसन्स का मॉडल क्या कहता है? इसका मॉडल ये कहता है कि न्यूट्रलिटी पे बेस्ड है ये, कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये प्लम पुडी मॉडल जो बोलते हैं हम लोग, और वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं इसको हम लोग, तो हम आगे पढ़ेंगे इसमें क्या होता है। तो थॉमसन्स मॉडल में ये प्रपोज किया पॉजिटिवली स्फीयर्स इंश्योरिंग टोटल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी होता है ये, ठीक है ना। रेडियस ऑफ एन एटम्स अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है, याद रखेगा। और यहाँ पे जो ये देखो, जैसे कि ये मॉडल का बात कर रहे थे, ये थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन्स वाटरमेलन मॉडल्स और प्लम पुडी मॉडल जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, वो रेड पार्ट जो होता है, रेड पार्ट ये स्फीयर में, इसमें वाटरमेलन में, तो ये रेड पार्ट जो डिनोट करता है पॉजिटिव पार्ट को, और जो बीज होता है उसका सीड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। और ये बोल दिया था थॉमसन्स मॉडल में, ये बोला गया था कि जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए ये न्यूट्रल कंडीशन में रहता है। एटम्स हमेशा न्यूट्रल ही होता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस बात कर लिए थे हम, 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रदरफोर्ड प्लेनेटरी मॉडल्स के बारे में। रदरफोर्ड मॉडल, सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, सबसे पहले हम ये डायग्राम समझते हैं। इसमें अल्फा पार्टिकल सोर्स है, यहाँ से क्या होता है, कुछ बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली जाते हैं और
जाके स्ट्राइक करते हैं। यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस ट्यूब लगा हुआ है तुम्हारा, जिंक सल्फाइड का यूज़ करते हैं हम लोग, तो डायरेक्टली बहुत सारे मैक्सिमम पार्टिकल्स तो अल्फा पार्टिकल्स का अनडेविएटेड निकल जाते हैं गोल्ड फॉइल से, ठीक है। और कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो स्मॉल एंगल से डेविएट्स करते हैं, और कुछ बहुत कम ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं जो 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो कर देते हैं। जैसे कि जो लाइन ऑफ एक्शन, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के लाइन ऑफ एक्शन पे कोई भी अल्फा पार्टिकल जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज है। जब वो लाइन ऑफ एक्शन पे आता है तो वो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट मार जाता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं हम आगे यहाँ पे कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तक जाएगा, उसके बाद इसको रिपल्सन क्रिएट होने लग जाएगा और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए ये कुछ ही ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो डायरेक्टली जाते हैं और 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट मार जाते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं यार, इसमें क्या स्टेटमेंट क्या था, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन क्या था इसमें। मोस्ट ऑफ द अल्फा रे पास अनडिफ्लेक्टेड। क्यों पास हुए अनडिफ्लेक्टेड? क्योंकि मोस्ट ऑफ द एटम्स आर एंटायरली एम्प्टी स्पेस होता है, इसी के कारण तो वो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाते हैं। कुछ ऐसे भी अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो कि डिफ्लेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ मैसिव डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के कारण। जैसे पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, तो कुछ एंगल से डेविएट कर जाएंगे कि नहीं, तो यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और कुछ में से बहुत कम ऐसे भी होते हैं जो कि 180 डिग्री पे रिवर्स मार जाते हैं। जैसे कि डायरेक्टली न्यूक्लियस के लाइन ऑफ साइट पे आएगा ना, तो वहाँ पे डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्टिवली रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस लाइक अ प्लैनेट, इसीलिए इसको प्लैनेटरी मॉडल्स भी बोला जाता है। ये देख लो, प्लैनेट जैसे सन के अराउंड में सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, उसी प्रकार से एटम्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्लैनेट की तरह न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर मार रहे होते हैं एक फिक्स स्पीड के साथ। एक फिक्स स्पीड बोलना सही नहीं है, वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी क्योंकि उसका डायरेक्शन तो हर बार तो चेंज होता जा रहा है ना, तो इसीलिए इसको बोलेंगे प्लैनेटरी मॉडल्स। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। हम द मैकेनिक्स और इसमें बात करते हैं प्लैनेटरी मॉडल्स। प्लैनेटरी मॉडल्स में क्या था, ये चीज़ हम बात करने वाले हैं। रदरफोर्ड मैथमेटिकल स्केल में मैथमेटिक्स में क्या दिया कि चार्ज जो होता है न्यूक्लियस में वो जेडी के बराबर, प्लस जेडी के बराबर होता है। ये तो सब कोई जानता है यार, प्लस जेडी के बराबर ही होगा। और हम बात कर रहे थे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है वो मास इनटू काइनेटिक एनर्जी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स में ही आ जाता है एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर में, कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एटॉमिक नंबर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट मास एंड काइनेटिक एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाता है जब डेराइव करते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से, तो ठीक है, ये याद हो जाना चाहिए। और रेडियस जो होता है एटॉमिक रेडियस वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तुमको याद ही होना चाहिए यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो रेडियस होता है 10⁻10 मीटर होता है। न्यूक्लियस का जो रेडियाई होता है वो 10⁻15 का ऑर्डर होता है। फर्मी ऑर्डर होता है, ये एंगस्ट्रॉम ऑर्डर होता है ये, ठीक है ना। और ये वॉल्यूमेट्रिक रेशियो जो होता है वो 10⁻15 के ऑर्डर में होता है। अब बात करते हैं हम इसमें, जो ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होता है तो उस पर दो फोर्सेस एक्ट होते हैं साइमल्टेनियसली। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो कि अंदर की ओर लग रहा होता है, अपने न्यूक्लियस की तरफ खींच रहा होता है इधर की ओर। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इसको इधर की ओर खींच रहा है, और दोनों एक दूसरे से बैलेंस कर रहे होते हैं, तभी तो जाके एक एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही मूव कर पाता है ना ये इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से बात कर सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जैक्टली बैलेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यार, समझ गया होगा तुम, ये जो डायरेक्टली बैलेंस करता है एक दूसरे से। अब बात करते हैं इसमें मैक्सवेल ऑब्जेक्शन। मैक्सवेल जो था वो देखा भाई कि ये सब चल रहा है, तो मैक्सवेल थ्योरी हम पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, फिजिक्स का चैप्टर है, इसमें इंटर रिलेट किया गया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम पढ़ते हैं कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स है अगर,
तो वो अपने से एनर्जी रेडिएट करता है जब वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करता है। तो सर्कुलर ऑर्बिट में कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो अपने से बाहर एमिट करेगा एनर्जी को। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटेड मोशन ही तो है ना। क्यों है एक्सेलरेटेड मोशन? क्योंकि इसका वेलोसिटी तो हर वक्त चेंज हो रहा है, क्योंकि इसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। भले भले इसका स्पीड कांस्टेंट है बट इसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है हर वक्त। तो ये डायरेक्शन हर वक्त चेंज हो रहा है तो इसका एक्सेलरेशन भी हर वक्त चेंज हो रहा होगा। तो ये इसका मतलब कि ये एनर्जी भी एमिट करता होगा। मैक्सवेल का कहना ऐसा था। तो आगे क्या कहता है, और अगर ये एनर्जी एमिट्स कर रहा है तो कुछ समय के बाद तो ये न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए ना, क्योंकि इसका एनर्जी तो हर वक्त कम होता जाएगा और कम होते 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 न्यूक्लियस में ड्रॉप कर जाएगा ये। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या होता है आगे चीज देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये कहता है द थ्योरी एनी रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल्स मस्ट कंटिन्यूसली एमिट एनर्जी। वो हमेशा एनर्जी को एमिट्स करेगा जब भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट मस्ट कंटिन्यूसली श्रिंक करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। द थ्योरेटिकल रिजल्ट्स कंप्लीट एटॉमिक कोलैप्स कर जाना, एटॉमिक मॉडल कोलैप्स कर जाना चाहिए 10⁻⁸ सेकंड के अंदर में ही कोलैप्स कर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। तो हम ऐसा होता नहीं है तो क्या होता है, हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है तो इसको ये समझाया कौन? बोहर मॉडल्स ने समझाया। लेकिन इसका बोहर मॉडल्स का ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। बोहर मॉडल क्या कहता है, ये वैलिड करता है ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम प्लस और लिथियम +2 के फॉर्म में ये मॉडल इस पे ही एक्सेप्टेड है। बाकी बात मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ये मॉडल रिजेक्टेड है, ठीक है ना। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, बिंदास लगाओ। बोहर मॉडल पोस्टुलेट्स दिया, उसके बाद थ्योरी को एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले हम पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। क्या बताया था? ये बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे होते हैं जब वो रिवॉल्व कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख सकते हैं kZe-E/r² इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r लिख सकते हैं। ओके और सेकंड पॉस्टुलेट्स बोलता है एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है mv/r इक्वल्स टू nh/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। ये जैसे ये mv/r इक्वल्स टू nh/2π है ना, वहाँ n का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए 1 2 3 4 5, ना ही इसका फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्वांटाइज होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो ये बताया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बताया? पहला पॉइंट में हम हाईलाइट कर देते हैं यार, इसमें क्या है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है, बैलेंस करता है, और ये एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। और थर्ड जो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में बताया, और फोर्थ एनर्जी शिफ्ट के बारे में बताया, हम वो चीज़ पढ़ेंगे। तो इसमें देखो एंगुलर मोमेंटम की बात कर लिए। स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है ना, स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में बात करें। स्टेशनरी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेंटेन करता है फिक्स एनर्जी, वाइल स्पेसिफिक ऑर्बिट में जब वो रिवॉल्व करता होता है नीदर रेडिएट और लॉस एनर्जी कंटिन्यूसली। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है जब वो अपने ऑर्बिट के चारों ओर मूव कर रहा होता है तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा होता है, वो फिक्स एनर्जी ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है। तो ये चीज़ ये बताया, ठीक है। और एनर्जी शिफ्ट के बारे में बताया। हाँ भाई, ये हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन है कम एनर्जी लेवल पे है तो उसको ज़्यादा एनर्जी लेवल पे जाना है, हायर ऑर्बिट में जाना है, तो वो क्या करेगा, अपने से एनर्जी को लेगा यहाँ से, इसको प्रोवाइड करोगे तो ये जंप करके ऊपर की ओर चल जाएगा। और वही अगर रेडिएट करना होगा तो ये हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो रेडिएट कर देगा। तो ये पॉइंट होता है इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉस्टुलेट्स इसके आधार पे सब चीज़ बताया गया है कि आगे क्या होगा, इसके आधार पे सब चीज़ बताया, जैसे कि इसको मैथमेटिकली डेराइव करके दे दिया ये सारा चीज़, रेडियस, वेलोसिटी, सर्कमफेरेंस, टाइम पीरियड, एनर्जी के बारे में, ये सब बोहर मॉडल से ही निकल जाता है। तो इसको डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के लिए, बट इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगह याद करो, दो जगह बेनिफिट्स है, एक तो मॉडर्न फिजिक्स में एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर में, और एक यहाँ पे। तो यह देख लो, इसमें अगर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम में आता है। अगर तुम पिकोमीटर में करना चाहते हो तो ये बस हम तो यही याद रखते हैं, एंगस्ट्रॉम वाला। पिकोमीटर में खुद ब खुद
ऑप्शन में दे रखा है तो कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसका प्रोपोर्शनल किसके बराबर होता है, n² के प्रोपोर्शनल होता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ एनी nth ऑर्बिट में क्या होता है इसका, कोई भी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो तो इसका वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं हम, 2.18 × 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसका प्रोपोर्शनल जो होता है वो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z के बराबर होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल n के बराबर होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर तुम बढ़ाओगे उतना ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन का, और जितना ज़्यादा कम करोगे n उतना ज़्यादा मतलब वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। मतलब जो लोअर न्यूक्लियस के पास रहता है ना, न्यूक्लियस के पास रहता है, जैसे कि ये न्यूक्लियस के पास है तो इसका वेलोसिटी ज़्यादा है, अगर ये दूर में रहा ना तो इसका वेलोसिटी कम रहेगा। तो यही बताने का कोशिश हो रहा है यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन से। सर्कमफेरेंस का बात करेंगे हम अगर, तो सर्कमफेरेंस जो होता है वो तो सर्कमफेरेंस कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट का 2πrn जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n² के, और टाइम पीरियड जो होगा वो 2πrn बाय वेलोसिटी vn कर दोगे तो n³ बाई Z² के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। भाई साहब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, बाकी बात यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, आंसर निकल जाएगा यहाँ से डायरेक्टली तुम्हारा। अब बात करते हैं इसमें एनर्जी के बारे में। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी जो होता है ये एनर्जी -13.6, कोई भी nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एनर्जी कैसे लिखेंगे, तो उसका एनर्जी लिखने का फॉर्मूला दिया है बोहर्स मॉडल से मिला है हमको कि -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इसको जूल में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़े हैं हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पे पुट करोगे आंसर आ जाएगा इतना, ठीक है। -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही याद रखो, जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं वहाँ पे एग्जाम में। अब बात करते हैं रिलेशन समरी बॉक्स में बारे में क्या होता है इसमें। हम बात करते हैं एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होता है ना वो माइनस टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है और इक्वल्स टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो समझो, देखो जैसे कि हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी के बराबर होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में हाफ आ जाता है यहाँ पे। लेकिन ये हम मॉड में बात कर रहे हैं, सब मॉड में, सब पॉजिटिव साइन लेंगे। अगर मॉड में लेंगे तो वैल्यू ले रहे हैं, हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी को लिखते क्या है, kZe²/r, ये तो ईजी है यार, ये सबको याद ही रहता है। अब बात करते हैं ये ट्रेंड्स, सिस्टम ट्रेंड्स क्या है। अगर तुम n को बढ़ाओगे तो रेडियस इंक्रीज करेगा, रेडियस ऑब्वियस से इंक्रीज करेगा। n को तुम बढ़ाओगे क्योंकि प्रोपोर्शनल देख ले, n² के प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे रेडियस बढ़ेगा, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा और एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। ये तो सिंपल सा बात है, ठीक है ना। और एनर्जी गैप जो होगा स्टिल डिक्रीज कर जाएगा उन दोनों के बीच में, ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम हाईलाइट कर दे रहे हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में हम बात करते हैं हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रा और एनर्जी लेवल के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों जगह पे काम आ जाता है। हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हम पढ़ रहे हैं अभी एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम्स के लिए ही वैलिड किए गए हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी दिया रखा है NCERT में हाइड्रोजन एटम्स के लिए ही दे रखा है। तो हम जानते हैं n = 1 पे एनर्जी कितना होता है, कैलकुलेट करके तुम यहाँ से कैलकुलेट करोगे। Z का वैल्यू 1 रखोगे क्योंकि हाइड्रोजन है, और n का वैल्यू भी 1 रखोगे तो यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद 2 रखोगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। 3 रखोगे तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, और 4 रख दोगे तो -8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, और 5 रखोगे तो इतना आएगा। ये याद होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन्फिनिटी पे जाने पे एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जीरो हो जाता है भाई साहब। यहाँ पे नेगेटिव साइंस क्या बता रहा है जान रहे हो, नेगेटिव साइंस बता रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी है ये, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बाइंडिंग एनर्जी जो है ना वही माइनस साइन डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये देख, हाइड्रोजन में ये चीज़ बात कर लिए हम। और एक चीज़ और होता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होता है किसी भी एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको एक्साइट करके आइसोलेटेड स्टेट में लेके जाना। मतलब कि जैसे यहाँ पे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, इसको तुमको आइसोलेटेड स्टेट में लेके चल जाना है, तो जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है ना उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जो बाइंडिंग एनर्जी होता है ना उसी के पॉजिटिव साइड में आयनाइजेशन एनर्जी हो जाता है, ठीक है।
अब बात करते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज़ के बारे में। पूछ देगा टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज़ कितना है। अगर ट्रांजिशन हो रहा है 3 से 1 पे हो रहा है, या 2 से 1 पे हो रहा है, या फिर इन्फिनिटी से यहाँ पे हो रहा है, तो पूछ देगा टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बता दो। तो ये टोटल फॉर्मूला लगा देना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर दे देगा। जैसे हम फॉर्मूला समझाते हैं, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन जो होता है वो n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2 होता है। ये डायरेक्टली याद रखोगे, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2 होता है। n2 n1 क्या होता है, n2 और n1 क्या होता है, n फाइनल माइनस इनिशियल इंटू फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1/2, जहाँ से जा रहा है और जहाँ पे गिर रहा है। जैसे यहाँ है तो यहाँ से गिर रहा है इस पे, तो ऐसे ऐसे पुट करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल इंटू फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1/2 पुट करोगे, आंसर ले आएगा। अब बात करते हैं हम इसमें नेम, सीरीज़ का नेम होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है। लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़। तो लाइमर सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पाश्चन, ब्रैकेट और पी फंड्स और हमफ्रे भी आता है। तो लेकिन हमको इतना याद रखना होगा, लाइमन सीरीज जो कि ग्राउंड स्टेट पे, कहीं से भी ग्राउंड स्टेट पे गिरेगा, कहीं से भी ग्राउंड स्टेट पे गिरेगा। मान लो कहीं से भी ग्राउंड स्टेट पे गिर रहा है तो उसको लाइमन सीरीज बोलेंगे। और ये यूवी रीजन के अंडर में आ जाता है, यूवी रीजन के अंडर में आ जाता है, ठीक है ना, यूवी रीजन। और बाल्मर सीरीज में क्या होता है, कहीं से भी 2 पे गिरेगा, कहीं से भी 2 पे गिरेगा, कहीं से भी 2 पे गिर रहा है, मतलब ये बाल्मर सीरीज के अंडर में आ जाएगा। और ये तुम्हारा विजिबल रीजन के कैटेगरी में आ जाता है, रीजन में आ जाता है। और पाश्चन जो होता है ना, कहीं से भी 3 पे गिरेगा, कहीं से भी ट्रांजिशन होगा वो 3 पे आके गिरेगा। तो ये पाश्चन सीरीज इंफ्रारेड रीजन है ये तुम्हारा। और ब्रैकेट में क्या होता है, कहीं से भी 4 पे आके गिरेगा, कहीं से भी 4 पे आके गिरेगा, मतलब ब्रैकेट सीरीज। और पी फंड्स 5 पे गिरेगा, ये भी इंफ्रारेड, ये विजिबल, ये यूवी रे, ठीक है। हम आगे बात करते हैं स्पेक्ट्रल कैलकुलेशन एंड लिमिटेशन बोहर मॉडल्स के बारे में, ठीक है ना। ये रिडबर्ग फार्मूला इंपॉर्टेंट तो है बस, लेकिन ये फिजिक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिडबर्ग फार्मूला से क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, फार्मूला बेस्ड। रिडबर्ग फार्मूला 1/λ, और या फिर तुम लिख सकते हो न्यू बार मतलब वेव नंबर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। और वो रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2² का होल ब्रैकेट कर दोगे, आंसर आ जाएगा यहाँ से तुम्हारा डायरेक्टली। n1 क्या है, जो छोटा नंबर है ना, जिस पे ट्रांजिशन हो रहा है, गिर रहा है, तो जैसे छोटा जो रहेगा ना उसको यहाँ पुट करोगे, छोटा वाला ऑर्बिट को यहाँ पुट करोगे, बड़ा वाला ऑर्बिट को यहाँ पुट करोगे, और दोनों का स्क्वायर करके आंसर निकाल दोगे। ये वैल्यू याद रखेगा तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन में दे रखा होता है। अब बात करते हैं हम लोग फर्स्ट लाइन और अल्फा लाइन के बारे में, जहाँ पे मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी बट मैक्सिमम वेवलेंथ का कंडीशन आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ते हैं एक्सरे चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट लाइन पूछ देगा, के अल्फा लाइन, के बीटा लाइन। तो इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कहीं से भी गिरेगा लेकिन 1 पे आके गिरेगा, ठीक है ना, 1 पे आके गिरेगा, मतलब कहीं से भी नहीं गिरेगा। जैसे कि बात कर रहे हैं हम, तो 2 से 1 पे गिरेगा तो अल्फा लाइन कहलाएगा। और अगर लास्ट लाइन बोल दे रखा है तो इन्फिनिटी से आके गिरेगा कहीं 1 पे, तो जाके तुम्हारा लास्ट लाइन कहलाएगा, ठीक है ना। इन्फिनिटी से 1 पे गिर रहा है तो मतलब लास्ट लाइन, इन्फिनिटी से लास्ट लाइन, इन्फिनिटी से फर्स्ट पे गिर रहा है तो मतलब लास्ट लाइन, और 2 से 1 पे गिर रहा है तो अल्फा लाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम एनर्जी होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, और मिनिमम वेवलेंथ होता है, ठीक है। ये चीज़ तो पता है। और इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि इस बोहर मॉडल का कि ये वैलिड नहीं है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, ये इनवैलिड हो जाता है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, बट ये वैलिड है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, ठीक है ना। ये फेल हो जाता है टू एक्सप्लेन द फाइन स्प्लिटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फेल हो जाता है टू एक्सप्लेन द फाइन स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे तो फाइन स्प्लिटिंग देखने को मिलता है इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, जो कि हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, जो कि ये स्प्लिटिंग अंडर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में। और जीमान इफेक्ट जो होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है ना, अगर तुम इसके प्रेजेंस में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में देखते हैं तो ये जीमान इफेक्ट शो करता है, मतलब फाइन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा और प्लैंक थ्योरी के बारे में, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और प्लैंक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेते हैं यार। इसमें क्या होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ देगा वेवलेंथ,
और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच में। और ये भी पूछ सकता है कि इसका यूज़ क्या है, गामा रे का यूज़ क्या है, एक्स रे का यूज़ क्या है, यूवी रे का यूज़ क्या है। ये सब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सेपरेटली दे रखा है फिजिक्स का चैप्टर में, बट हमको ये बेसिक जानना है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे कॉस्मिक सबसे बहुत ही पेनिट्रेटिंग होता है ये, और गामा, एक्सरे, यूवी, हम सबसे जो बात कर रहे हैं ना यहाँ पे हाई एनर्जी है। एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी हाई है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, एनर्जी बहुत ही लो है, ठीक है ना। रेडियो वेव में बहुत ही वेव एनर्जी कम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉस्मिक, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। रेडियो वेव रडार सिस्टम जो होता है ना, रडार सिस्टम में रेडियो वेव यूज आता है। माइक्रोवेव इंडक्शन वगैरह में यूज आता है, हीटिंग करने में। और इंफ्रारेड जो होता है, जो कि जो खाना बनाने वाला, कुकिंग वाला होता है, उसमें यूज आता है। और माइक्रोवेव्स मोबाइल वगैरह जो सिग्नल जाता है वो तो इसमें भी यूज आता है, ठीक है ना। और विजिबल जो कि हम लोग जो हम लोग सी कर पाते हैं, विजिबल रे इसी में आ जाता है, जिसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर हो जाता है। 700 से 750 नैनोमीटर होता है, ठीक है ना। ये एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरे जो हम लोग करवाते हैं ना, क्या चीज़, एक्सरे, फोटोकॉपी और टोमोग्राफी वगैरह सारा चीज़ इसी के अंडर में आ जाता है। हम बात करते हैं गामा रे। गामा रे जो प्रोड्यूस होता है ना, वो गामा रे जो होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है हम यहाँ पे पहले बता चुके हैं। जो ट्रांजिशन होता है ना, ट्रांजिशन कैसे होता है, जब कोई हायर स्टेट पे, हायर एनर्जी लेवल पे है इलेक्ट्रॉन्स, और वो जंप करके लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो वो एमिट करता है एनर्जी को, और एमिट करता है ना तो वही को बोलते हैं हम लोग गामा रे, ठीक है ना। इसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं, तो इसमें हम ये चीज़ अभी उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखो, जैसे जैसे इधर की ओर बढ़ रहे हैं, एनर्जी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, वेवलेंथ कम हो रहा है। जैसे जैसे इधर जा रहे हैं, एनर्जी कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहाँ पे C जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है, न्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है, लैम्डा जो होता है वो इसका वेवलेंथ होता है, ठीक है ना। और C का वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये जानता ही होगा। और वेव नंबर 1/λ होता है, न्यू बार से डिनोट करते हैं वेव नंबर को। टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड 1/ν के बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है टाइम पीरियड। अब बात करते हैं प्लैंक थ्योरी के बारे में। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहता है, जो एनर्जी होता है वो ट्रैवल करता है इन अ डिस्क्रीट पैकेट कॉल्ड क्वांटा। उस क्वांटा के फॉर्म में ये ट्रैवल करता है, ठीक है ना। क्वांटा जिसको बोलते हैं हम लोग फोटोन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में देखेंगे, फोटोन्स जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ना ही मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है हमेशा। अब बात करते हैं इसमें एनर्जी के बारे में। एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर तुम फ्रीक्वेंसी को तुम बढ़ा दोगे तो एनर्जी बढ़ेगा, अगर तुम वेवलेंथ को बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी कम होगा तो एनर्जी कम हो जाएगा, समझ गया होगा। और एनर्जी जो होता है वो F और h न्यू के बराबर होता है। h प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड लिख सकते हो तुम। और एनर्जी जो होता है, एनर्जी hc/λ और h न्यू बार भी लिख सकते हैं हम इसको, वेव नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब एनर्जी ऑफ n फोटोन्स के बारे में बात करेंगे तो n फोटोन का एनर्जी क्या होता है, nhc/λ। और एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो अगर निकालना है वेवलेंथ नैनोमीटर में तो 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर में निकल जाएगा, और 12400 एंगस्ट्रॉम में निकल जाएगा। यूनिट कन्वर्जन नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में ये देख के यहाँ पे ध्यान से देना। और HC का वैल्यू ये याद नहीं रखना है, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला खेल है। यहाँ पे तुम पुट करना, आंसर आ जाएगा फटाक से। कितना याद रखेगा यार, ठीक है। अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है हर साल मॉडर्न फिजिक्स से। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हम डिटेल में पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स वहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन चैप्टर में, क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर है जो कि आइंस्टीन दिया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट्स को डिनोट करता है। पार्टिकल नेचर, हम जानते हैं लाइट के पास डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है और एक तुम्हारा वेव नेचर होता है। पार्टिकल नेचर तो फोटो इलेक्ट्रिक से शो कर देते हैं, लेकिन वेव नेचर को हम लोग किससे शो करते हैं, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस पैटर्न्स, YDSC जो पढ़ते हैं हम लोग, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेव ऑप्टिक्स में, वो वेव नेचर को डिफाइन करता है लाइट का। और कोई भी पार्टिकल्स नेचर है तो फोटो इलेक्ट्रिक से कर दो ना।
अब बात करते हैं इसमें फिनोमिना घटता कैसा है। जैसे इंसिडेंट एनर्जी हम न्यू से, फ्रीक्वेंसी इसका न्यू है, इंसिडेंट करवाएं कोई भी मेटालिक सरफेस पे, तो क्या होता है उसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाता है। इजेक्ट आउट होता है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो इसका तो कुछ ना कुछ तो वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है यहाँ से तो उसके पास कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी ही होगा। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो 0 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो सकता है। इसका जो फॉर्मूला है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने का, ये यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, हम आगे देखेंगे उसमें, ठीक है ना। मैक्सिमम इजेक्टेड फोटोन्स इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी 0 भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम से मिनिमम, ठीक है। अब बात करते हैं एमिशन कंडीशन क्या होता है। एमिट कब कब हो सकता है, जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो जाना है, ज़्यादा होगा तभी एमिशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और वेवलेंथ जो है वो कम होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, ठीक है ना। इंसिडेंट एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तब होगा जाके। और मैथमेटिकल कन्वर्जन यहाँ से डायरेक्टली फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से क्वेश्चन से आ जाता है, आइंस्टीन इक्वेशन से, कि ये दे रखा काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करवा लेगा, या फिर ग्राफ पूछेगा। तो हम आगे देखते हैं एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, ये वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा, इसको मैनिपुलेट करोगे लैम्डा के फॉर्म में तो एच सी लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा बाय लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट, ये बन जाएगा तुम्हारा आंसर फाइनल। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ कैसे बनता है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एम सी का ग्राफ बनाएगा तुम्हें स्ट्रेट लाइन, तो इसका स्लोप h आ जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट के बराबर आता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि इसका जो स्लोप है वो क्या बताता है। स्लोप बताता है प्लैंक कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। ये कैसे बनाओगे, वाई एक्सिस में रखोगे तुम काइनेटिक एनर्जी को और एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी को रखोगे, बाकी बात तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तुम इंक्रीज करोगे लाइट इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी तुम इंक्रीज करोगे ना लाइट का, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन्स, फोटोन्स बढ़ेगा। जब तुम लाइट का इंटेंसिटी को तुम बढ़ाओगे तो फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा होगा, बट कोई भी चेंज नहीं आएगा काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो डिपेंड्स करता है फ्रीक्वेंसी पे। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो डिपेंड्स करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, तो उस पर डिपेंड्स करता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इसको हाईलाइट करते हैं क्योंकि ये बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें आगे और है, इसमें है डी ब्रोई हाइपोथेसिस। अब आता है डी ब्रोई हाइपोथेसिस। डी ब्रोई हाइपोथेसिस भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 जगह 3 जगह मिल ही जाता है हर जगह पे, फिजिक्स में, बायो में, केमिस्ट्री में। डी ब्रोई हाइपोथेसिस, इसमें क्या होता है जानते हैं यार, कि लड़ाई चल रहा था कि लाइट जो है वो पार्टिकल है कि वेव है। तो कुछ साइंटिस्टों ने बोल रहा था कि ये पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है, कुछ साइंटिस्टों ने बोला कि ये वेव नेचर को शो कर रहा है। तो फाइनली क्या हुआ, देखा गया कि ये तो दोनों शो कर रहा है, तो साइंटिस्ट मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये डी ब्रोई हाइपोथेसिस, ये डी ब्रोई जो थे वो बोले यार ऐसा भी तो हो सकता है ना, पार्टिकल जो है वो पजेस करे इनहेरिट वेव लाइक प्रॉपर्टी एज वेल एज पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी। तो यहाँ से ये पता चला कि यही बताया कि डुअल नेचर होता है पार्टिकल्स का। डी ब्रोई हाइपोथेसिस ही बता दिया कि डुअल नेचर होता है पार्टिकल्स का। मैटर, तो यहाँ पे बोल दिया मैटर पजेस इनहेरिट वेव लाइक प्रॉपर्टी, ये भी वेव लाइक प्रॉपर्टी को कैरी करता है। मैटर भी, हम जानते हैं लाइट तो वेव लाइक प्रॉपर्टी तो कैरी करता ही है, और मैटर भी वेव लाइक प्रॉपर्टी को कैरी करता है। जो लैम्डा होता है ना, वो 1/, मोमेंटम के बराबर होता है। तो अगर इन प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो प्लैंक कांस्टेंट आ जाता है। लैम्डा इज इक्वल टू h/p, h/mv और h/√2m काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हो इसको, mv मोमेंटम को, और पोटेंशियल डिफरेंस v पोटेंशियल डिफरेंस से अगर एक्सेलरेट कर रहे हो चार्ज q को, तो यहाँ से तुम h/√2m q इंटू डेल्टा v लिख सकते हो, तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा आंसर। अब भाई साहब यहाँ पे वेव नंबर भी गिनने दे देता है, कितना वेव नंबर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। 8 वेव नंबर है, तो 8 वेव नंबर हम देखेंगे कहाँ पे पुट करना है। अगर 4 nth ऑर्बिट है, अगर nth ऑर्बिट है तो सर्कमफेरेंस हम पढ़े थे 2πr/n इंटू n लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। इंटीग्रल मल्टीपल में ही लेंगे हम, क्योंकि वेव नंबर तो हाफ आता ही नहीं है।
वेव नंबर कैसे काउंट करेंगे, जितना ये तुम्हारा वेव है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये तुम्हारा वेव नंबर को डिनोट कर रहा है। तो एन का वैल्यू तुम पुट करोगे 8, यहाँ पे लैम्डा सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली मोमेंटम पे आ जाओगे, और ये तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम जो होगा NH/2 के इंटीग्रल मल्टीपल में हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हिजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के बारे में। ये क्या बताता है हिजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार आ जाता है क्वेश्चन हिजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल पे। इसमें क्या होता है, इसमें ये वैलिड होता है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, नॉट अ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मैक्रोस्कोपिक नहीं है, माइक्रोस्कोपिक है। ये बताता है फिजिकली इम्पॉसिबल टू प्रिसाइजली मेजर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली। कोई भी चीज, कोई भी जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है उसका हम इम्पॉसिबल है प्रिसाइज मेजरमेंट पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली एक साथ। मतलब क्या है कि एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं मेजर कर सकते हैं कोई भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का, ठीक है ना। तो इसमें जो फॉर्मूला दे रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आएगा क्वेश्चन आने वाला होगा। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू h/λ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे आएगा डेल्टा एक्स इंटू मोमेंटम को लिख सकते हो mv इंटू ग्रेटर और इक्वल टू h/4π, तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से एनर्जी और टाइम के फॉर्म में लिखोगे तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर और इक्वल टू h/4π, ये भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे में क्या है, आगे में आता है प्रोबेबिलिटी रिप्लेस सर्टिनिटी। ये चीज़ कौन बताया था, ये जो है ना, ये क्वांटम नंबर आ गए हम समझो। तो अब ये यहाँ पे क्वांटम नंबर पे ही आ गए समझो। तो ये जो है ना श्रोडिंगर इक्वेशन है ये तुम्हारा। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या कहता है, ये इक्वेशन हमको मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये क्या है, साई क्या है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हम देखने वाले हैं यहाँ पे। श्रोडिंगर इक्वेशन याद रखो या ना याद रखो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो चीज़ याद ही रखना होगा। साई क्या डिनोट करता है, वेव फंक्शन को डिनोट करता है, इलेक्ट्रॉन एम्पलीट्यूड डिनोट करता है। साई स्क्वायर क्या डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेसिफिक रीजन में जो है वो चीज़ साई स्क्वायर डिनोट करता है। इंटीग्रल साई स्क्वायर डीवी क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग, मतलब 100% है कि स्पेस में प्रेजेंट ही प्रेजेंट होगा, इंटीग्रल साई स्क्वायर डीवी। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट क्या है ये कि मैथमेटिकल सॉल्यूशन जो है टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन यील्ड करता है फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर को n l m, ठीक है ना। n क्या, प्रिंसिपल, अजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, ये जो है ना श्रोडिंगर इक्वेशन, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद यहाँ से ये 3 क्वांटम नंबर हम लोग को यील्ड होता है और प्रोवाइड करता है 3D एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3D एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करने में ये श्रोडिंगर इक्वेशन ही मददगार साबित आता है। तो हम आगे बात करते हैं क्वांटम नंबर पे। क्वांटम नंबर पे सबसे पहला आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से। ये डिफाइन करता है मेन ऑर्बिट को, सेल को, KLMN जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ये ऑर्बिट को डिनोट करता है, ठीक है ना। इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कहीं से भी जा सकते हो यार, ठीक है। तो इसका रेंज का तो मतलब नहीं बनता है। और ये डिटरमाइन करता है रेडियस और एनर्जी को nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। अब बात करते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है L से डिनोट होता है और ये डिफाइन क्या करता है, ये डिफाइन करता है स्पेसिफिक सबसेल्स को और एंटायरली डेडिकेट्स ज्योमेट्रिक ऑफ शेप पे बताता है ये, ठीक है ना। शेप के बारे में, सबसेल के बारे में बताता है, शेप, ज्योमेट्रिक शेप सबसेल्स के बारे में। इसका वैल्यू, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, L इक्वल टू 0 to n-1। L 0 से n-1, L का वैल्यू जो होता है वो 0 to n-1 के बीच में होता है इसका वैल्यू, ठीक है। जैसे वैल्यू हम लेते हैं 0, L का वैल्यू 0 लिए तो S सबसेल कहलाएगा, L इज इक्वल टू 1 लिए तो मतलब P सबसेल कहलाएगा, L इक्वल्स टू 2 लिए तो मतलब D सबसेल कहलाएगा, 3 लिए तो F सबसेल कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ देगा तुमको, यहाँ से बता दो हमको कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कैसे निकालते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम √L+1 इंटू h/2π के बराबर होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। अब बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक चीज़ों से डिपेंड्स होता है। मैग्नेटिक जो होता है ना, मैग्नेटिक सेपरेशन, हम बात करते हैं इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से डिनोट करते हैं।
ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को डिनोट करता है गिवन सेल में, गिवन सब सेल्स में ओरिएंटेशन बताता है ये, ठीक है ना। इसका वैल्यू जो होता है -L to +L, ये जो L निकाले ना, इसका वैल्यू जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -L to +L के बीच में होता है। इसका जैसे कि S है तो L का वैल्यू 0 है तो एक बॉक्स बनेगा। बॉक्स जो होता है वो जो सब सेल जो होता है वो डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे L है तो L = 1 लिए तो 3 बनेगा Px Py Pz, ठीक है ना। और तीनों ये डिजेनरेट एनर्जी होता है, तीनों का एनर्जी लेवल सेम ही होता है तीनों में, ठीक है ना। और D है अगर तो 5 बॉक्स बनेगा Px Py Pz और Pzx, और ये सब मतलब आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लें अगर ये सब Px Py Pz Dzx Dz², ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और अगर इसका 3 आया L का वैल्यू तो 7 बॉक्स बनेगा, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन के बारे में बताता है कि पॉजिटिव स्पिन है कि नेगेटिव स्पिन है। इंट्रेंसिक रोटेशन के बारे में बताता है, डिफाइन करता है इंट्रेंसिक रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इंटरनल एक्सिस, अपना एक्सिस के अबाउट बताता है ये स्पिन क्या है उसका। इंडिपेंडेंट होता है अदर 3 फिजिकल क्वांटम नंबर से। 3 क्वांटम नंबर हम बात किए थे श्रोडिंगर इक्वेशन से, तो ये तीनों डेराइव्ड हुआ था। कौन कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और तुम्हारा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बट जो ये स्पिन क्वांटम नंबर है ना, स्पिन क्वांटम नंबर, ये तुम्हारा कोई भी डिपेंड नहीं करता है ये तीनों से अलग है। स्पिन के बारे में बताता है, वैरी करता है, लिमिट +½ तो अप स्पिन होगा, -½ तो डाउन स्पिन होगा। स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम का निकालने का फॉर्मूला होता है √s+1 × h/2π के बराबर होता है। ये तो सबको याद ही होता है ये सब चीज़ें यार। अब बात करते हैं कंप्लीट एटॉमिक एड्रेस के बारे में। कोई भी एटम्स का कंप्लीट एटॉमिक एड्रेस कैसे लिखे जाते हैं? तो जैसे कि हम ले लिए 10 सेल, ऑर्बिट नंबर n का वैल्यू 3 ले लिए, ठीक है ना। तो n का वैल्यू 3 लिए हैं तो सब सेल जो है L S है तो 0 हो जाएगा। तो इसका ऑर्बिट M, ऑर्बिटल्स जो होगा M का वैल्यू 1 ही बनने वाला है। और इलेक्ट्रॉन जो S होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ स्पिन में आएगा, ठीक है। और P सब सेल लिए तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा L का वैल्यू 1 ही आएगा P में। और यहाँ पे Px Py Pz, और इसमें अपोजिट स्पिन में भर दोगे। और D तो L का वैल्यू 2 लोगे, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा -2 से लेके +2 के बीच में आएगा तुम्हारा M का वैल्यू, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये, जैसे कि हम ये हाईलाइट कर रहे हैं, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से हरदम क्वेश्चन आ जाता है कि पूछ देगा तुमको कि फॉर अ गिवन ऑर्बिट n, टोटल जो सबसेल है, सबसेल n के बराबर है। टोटल ऑर्बिट्स है, टोटल ऑर्बिटल्स जो n² के बराबर है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2n² के बराबर होता है। टोटल फॉर अ गिवन सबसेल L का वैल्यू अगर दे रखा है तो टोटल ऑर्बिटल्स 12+1 होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4l+2 होता है। ये बोले ना भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत। जितना कम दो स्टार दो उतना कम है ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें नोडल ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है ना। नोडल ज्योमेट्री, जैसे S सब सेल है तो S सब सेल्स तो स्फेरिकल बनता है। ये तुम्हारा डंबल बनता है, डबल डंबल बनता है, ठीक है ना। तो इसमें नोडल प्लेन क्या होता है, नोड क्या होता है, हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो नोडल प्लेन वो जगह होता है, नोडल प्लेन वो जगह होता है जहाँ पे तुम्हारा बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की पाने की प्रोबेबिलिटी 0 होता है, उसी को नोडल प्लेन बोलते हैं। और ये जो है ना, ये रीजन इसी को बोलते हैं जहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें डेफिनेशन है कुछ इंपॉर्टेंट, वो चीज़ पढ़ते हैं। नोडल जोन होता है, नोडल डेप्थ जोन होता है, जिसको डेफिनेशन ऑफ नोड्स क्या होता है, टोपोलॉजी, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज़ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली 0 होता है, प्रोबेबिलिटी 0 होता है, इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना अगर 0 है तो नोडल प्लेन पे ही मिलेगा। और मैथमेटिक्स फॉर्मूला बात करें तो इसमें नोड्स निकालने का, तो रेडियल नोड जो होता है स्फेरिकल्स में, रेडियल नोड जो होता है स्फेरिकल में n-l-1 के बराबर होता है। एंगुलर नोड जो होता है प्लेनर होता है, नोड l के बराबर होता है। और जो नोड होता है नोड्स टोटल नोड्स n-1 के बराबर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हाईलाइट कर लो यार, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में कि dz² जो होता है ऑर्बिटल्स है नो नोडल प्लेन, कोई भी नोडल प्लेनर नहीं होता, इसके पास सर्कुलर कोनिकल नोड्स होता है। जैसे कि ये देखो कोनिकल नोड है,
हम बात करते हैं एक्स एक्सिस में, अगर तुम्हारा ये है प्लेन तो ये तुम्हारा पी एक्स होगा, पी वाई वाई एक्सिस में, जेड में जेड एक्सिस, नोडल प्लेन एक्स वाई में बन जाएगा तुम फिर में तुम्हारा इसमें, और डी एक्स वाई एक्स और वाई एक्सिस में इधर भी होगा मतलब प्लेन में होगा, और डी जेड स्क्वायर होगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग का रूल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स, ठीक है ना। इसमें हम बात करते हैं अफबाउ प्रिंसिपल रूल। अफबाउ प्रिंसिपल रूल n+l रूल को ही बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे सिक्वेंसली फिलिंग ऑर्बिट्स स्ट्रिक्टली ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे भरा जाता है, n+l रूल से भरा जाता है, ठीक है ना। द n+l रूल, हायर n+l वैल्यू इक्वेट्स हायर एनर्जी, जिसका n+l का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसके पास उतना ज़्यादा एनर्जी होगा, ठीक है ना। वैल्यू अगर इक्वल आ गया तो जिसका वैल्यू n ज़्यादा होगा उसी के पास हायर एनर्जी होगा, वही डेजिग्नेट्स करेगा हायर एनर्जी को। अगर स्टैंडर्ड फिलिंग का बात करें तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, ये तो कहने का बात है कि कैसे भरा है। इसको याद रखने का फॉर्मूला ट्रिक है, जैसे कि इस तरह याद रख सकते हो तुम, जैसे कि यहाँ पे स्कूल पब्लिक स्कूल डीपीएस पब्लिक स्कूल, कैसे याद रखें हम, इसको याद रखने का फॉर्मूला है स्कूल पब्लिक स्कूल डीपीएस पब्लिक स्कूल। तुम इसको इसी प्रकार से याद रखेगा तो बहुत दिनों तक याद रहता है। हमको तो याद है भाई, इसी तरह हम याद किए हैं, तुम याद रख सकते हो तो याद रहना है, तो तुमको जिस प्रकार से याद है उसी तरह याद रखना, ठीक है। तो ये स्कूल पब्लिक स्कूल डीपीएस पब्लिक स्कूल, सबसे पहले स्कूल फिर पब्लिक स्कूल डीपीएस पब्लिक स्कूल, फिर आगे आएगा तो डीपीएस पब्लिक स्कूल, इसी तरह बढ़ता जाता है। तो 1 फिर तुम यहाँ पे क्वांटम नंबर एल का तो वैल्यू लिख सकते हो ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये भी कर लेना यार। अब बात करते हैं हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो है ही इंपॉर्टेंट कि अफबाउ प्रिंसिपल रूल, n+l रूल जिसको बोलते हैं, और हुंड्स प्रिंसिपल रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल्स, और पॉलिप्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम इसमें ये देखते हैं हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल्स में क्या कहता है। इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग होता है ना, पेयरिंग जो वो होता है, ईच ऑर्बिटल्स गिवन सबसेल्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सबसे पहले। जो भी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है इसमें सबसे पहले फिलिंग होगा सिंगली, उसके बाद तुम पेयरिंग कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। जैसे कि तुम पहले सिंगली यहाँ पे फिल करना चाहिए था, नहीं किया, पेयरिंग करने लगा, इनकरेक्ट हो गया ये। स्टेबिलिटी जो होता है वो फुल्ली फिल्ड का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाफ फिल्ड, ठीक है ना। क्यों होता है, एक्सचेंज एनर्जी, ये भी पूछ सकता है तुम्हारा। हम स्टेबिलिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, तो मैक्सिमम फुल्ली फिल्ड सबसेल्स का होता है एज कम्पेयर टू हाफ फिल्ड में। क्योंकि बात करते हैं पॉलिप्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। पॉलिप एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, इसमें ये बोलता है कि कोई भी जो स्पिन है, कोई भी 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकता है, बट 4 क्वांटम नंबर्स एग्जैक्टली सेम नहीं होगा किसी भी सिंगल एटम्स में, एक एटम्स में। तो इसमें तो बताता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स पजेस द एग्जैक्ट सेम 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर, जैसे n l m। तो ये सेट, चारों सेट सेम नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, चौथा नहीं होगा, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर अपोजिट हो जाएगा, तो वो तो अपोजिट हो जाएगा तो भी तो चेंज कर देगा ना। अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंस। सिंगल ऑर्बिटल्स कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, दे मस्ट हैव अ स्ट्रिक्टली अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन होना जरूरी होता है इसमें। अब बात करते हैं प्रिमिटिव्स और कॉम्प्लेक्स एटम्स में कैसे देखा जाता है कि सीक्वेंस ऑफ एनर्जी कैसे हम लोग पता लगाते हैं, ठीक है। तो n+l रूल लगाएंगे, कहाँ पे n+l रूल कहाँ पे नहीं लगता है। n+l रूल फेल हो जाता है हाइड्रोजन लाइक एटम्स में, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में। उसमें हम लोग देखते हैं जिसका n का वैल्यू ज़्यादा, उसमें ज़्यादा एनर्जी होता है। बाकी बात वो चीज़ देख लेना जिसमें जो p,s, अगर n का वैल्यू अगर सेम है तो उसमें p,s, p,d,f कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा सेम ही एनर्जी लेवल होगा, डीजेनरेट हो जाएगा तीनों, ठीक है ना। डीजेनरेट इक्वल एनर्जी हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीपल इलेक्ट्रॉन, ये नीट में पूछ चुका है, हर बार पूछता है एक अल्टरनेट ईयर में। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में बात करेंगे तो यहाँ पे n+l रूल लगता है, अफबाउ प्रिंसिपल रूल लगता है, जो कि शील्डिंग डायनामिक्स पढ़ेंगे हम लोग पीरियोडिक टेबल्स में, ठीक है ना। सीक्वेंस मैप क्या होता है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 5p 5s, ये सब तुम्हारा ऑर्डर होता है, जो कि हम यहाँ पे बता दिए स्कूल पब्लिक स्कूल से, यहीं से याद रख जाएगा तुम, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग
मैग्नेटिक नेचर के बारे में। देखो ये भाई, मैग्नेटिक नेचर में बात करें तो ये जो होता है ना एटॉमिक मैग्नेटिक नेचर, ये डायामैग्नेटिक हो सकता है या पैरामैग्नेटिक हो सकता है। डायामैग्नेटिक जो होता है ना वो वीकली रिपेल्ड होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रख दोगे वो मटेरियल को तो वीकली रिपेल्ड मारेगा वो मैग्नेटिक फील्ड्स को। और इसका कंडीशन क्या होता है, स्ट्रक्चरल कंडीशन, ये सारे के सारे पेयर्ड होना चाहिए वो एटम्स में इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम्स कंप्लीटली पेयर्ड होना चाहिए। और पैरामैग्नेटिक्स में क्या होता है, ये वीकली अट्रैक्ट्स होता है टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स। जैसे ये वीकली रिपेल्ड मारता है वैसे ही वीकली अट्रैक्ट कर लेता है मैग्नेटिक फील्ड को। इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही होना चाहिए, तभी ये पैरा बनेगा। ठीक है ना। ये जैसे कि डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक्स और फेरोमैग्नेटिक्स, सुपर फेरोमैग्नेटिक्स, ये सब सारा डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग मैग्नेटिक मैटर चैप्टर में, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है। मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी वगैरह सारा चीज़ पढ़ेंगे मैग्नेटिक मैटर और प्रॉपर्टी में। ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है कि मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन म्यू इक्वल्स टू एन बताता है। एन जैसे कि इसका फॉर्मूला पहले देख लो, फॉर्मूला जो होता है वो होता है म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट एन इंटू n+2। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अंडर रूट n+2, जो कि बोहर मैग्नेट्रॉन्स में यूनिट में आता है। इसका यूनिट जो होता है वो बोहर मैग्नेट्रॉन्स होता है। और यहाँ पे n जो है ना वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो भी है उसको यहाँ पे पुट करेगा, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। देख लो यार, यही है पूरा चैप्टर, इसी में है सारा चीज कंटेंट, इसी से सारा क्वेश्चन आता है, इसी में है फॉर्मूला सारा। मतलब जो भी कंसेप्ट है इतना है, बाकी बात तो डिपेंड्स करता है तुम क्वेश्चन कितना ज़्यादा लगाते हो। क्वेश्चन जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारा बेनिफिट्स होगा। तो चलो यार, यही है, देख लेना और बताना कैसा लगा। ठीक है।